हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी। हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब कंप्लीट करेंगे। देखिए, हम ये सीटेड दिसंबर के लिए देख रहे हैं क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। और देखो, अभी तो हमें लग रहा है बहुत टाइम है, लेकिन लास्ट टाइम में ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते। तो अभी हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे और साथ में क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। अगर आप बीपीएससी ट्री 4 के लिए भी अपेयर होना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो। बाकी मैं अलग से उसके लिए एससीईआरटी भी कराऊंगी। एनसीईआरटी तो आप इसको देख सकते हो। 9th-10th के लिए करोगे तो मैं वो भी करा दूंगी। तो फिर हम शुरू करते हैं। और इंग्लिश में भी मैं आपको अलग से कराऊंगी, इंग्लिश का अलग से चलाऊंगी। तो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। देखो, शाम के टाइम हम लोग को कितना अच्छा, अभी के टाइम पे देखो कितनी गर्मी होती है तो शाम हमें अच्छा लगता है आकाश देखने में। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं। देखो, पहले आसमान में, अब हम इतने छोटे तो है नहीं, ये बच्चों के लिए है। तो जैसे एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं तो एक तारे या दो तारे दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर बहुत सारे जो है कि तारे आ जाते हैं, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। मतलब कि पूरा जो आकाश है वो छोटी वस्तुओं और मत से भर जाता है। चमकदार मतलब यही जो बात कर रहा है तारे की, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, मतलब डिफरेंस है। कोई बहुत ज्यादा चमक रहा है, कोई बहुत ज्यादा। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग, देखो, अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यार देखो, पूर्णिमा के दिन ही तो हम पूर्ण चंद्र को देख सकते हैं। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसे रात में अगर जो आसमान होता है साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि सूर्य का इतना अधिक प्रकाश होता है ना कि उसके आगे हम इसको देख नहीं पाते। रात के कारण देखो, रात में क्या होता है, चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूर्य इतना ज्यादा तेज होता है कि उसकी जो लाइट होती है वो सब उससे ढक जाती है। सूर्य चंद्रमा, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती खगोलीय पिंड कहलाती है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सूर्य चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। ये बात को याद रखिएगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार के वाले और तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे मतलब कि वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखो, एक चीज याद रखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो तारा कहते हैं। और एक चीज याद रखिए, सूर्य भी हमारा जो है ना वो तारा है। रात के समय देखो, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे तारा हो गया, तारा लेकिन छोटा है नहीं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। याद रखिएगा, अर्सा मेजर या बिग बेयर जो है इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। जैसे नक्षत्र मंडल को कैसे, जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं, 7 तारों का समूह, जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का क्या है? भाग है। आपने अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारे और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। देखो, हम लोग के दादा दादी जो है या फिर जो भी हम लोग के मम्मी पापा भी, यार उनको पता ही है। और हम लोग के गांव में अभी भी जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब कि जो थोड़े ओल्ड एज के हो गए हैं, वो रात में मतलब दिशा देख लेते हैं तारे का कि कौन सा। देखो, प्राचीन समय में लोग रात्रि दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे क्योंकि उस टाइम पे वॉच वगैरह तो था नहीं। तो कैसे करते थे ये लोग? तारों की सहायता से। उत्तरी तारा को उत्तर दिशा बताते थे। जैसे जो उत्तर में तारा होता है, ये नॉर्थ साइड वाला जो होता है, मान लो ये तारा है तो ये क्या कहते थे? ये उत्तर दिशा को बता रहा है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। ये भी याद रखिएगा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। यह आसमान में क्या होता है? हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारों की ओर इंगित करती है। ठीक है।
कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होते। देखो कुछ खगोलीय पिंड के पास ना अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। याद रखिएगा, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं जिनके पास उष्मा नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम ग्रह बोलते हैं। ऐसे पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। याद रखिएगा, पृथ्वी जो है जिसपे हम रहते हैं ये क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती एवं प्रतीत होती है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये देखिए, सबसे पहले आपसे पता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, ये लाइन याद रखिएगा, और ये चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह क्या होते हैं? ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं और ये बड़े आकार के होते हैं और गैस और ये तरल पदार्थ से बने होते हैं। ये क्वेश्चन हर बार आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। देखो, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का सहचर है। देखो, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा से प्राप्त होते हैं। उनमें कुछ के पास मतलब अपने चंद्रमा भी है, सैटेलाइट भी है, जैसे कि हो गया मंगल के पास है और बृहस्पति के पास है। सौरमंडल, देखो सौरमंडल सौरमंडल जो है हमारा सूर्य, 8 ग्रह तथा उपग्रह कुछ अन्य खगोलीय पिंडों से मिला है, जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड से मिलके बना। क्वेश्चन यही पूछेगा कि सौरमंडल किससे मतलब मिलके बना है, तो ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। देखो, घर में जो सबसे बड़ा होता है वही मुखिया होता है ना, अभी भी हम लोग के गाँव में यही है भाई, तो यही है ना। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा, लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य जो है। हमारे ग्रह, देखो ग्रह कौन कौन से, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से पूछ लेता है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे, मतलब ये हमारे लिए तो नहीं है, हमारा ये था। शब्द की उत्पत्ति के ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह ग्रीक 2 शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए हम पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। लॉजी, देखो लॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रो पृथ्वी का मापन, ठीक है, जियोइड पृथ्वी के आकार का अनुरूप, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, सबसे पहले याद रखिएगा 8 ग्रह होते हैं हमारे, लिख लीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में 8 और उसका नाम याद रखिएगा सूर्य से दूरी के अनुसार। सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। देखो अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हो, माई, वेरी, इफिशियंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नट्स, ठीक है। माई से हो गया मरकरी, वी से हो गया विनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जस्ट, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सैटर्न, फिर यू से हो गया यूरेनस, एन से हो गया नेपच्यून। तो ये याद रखिएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो हैं एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मतलब ये देखिए, ये सूर्य हो गया जैसे, और इसके जितने भी 8 ग्रह हैं इसका क्या करते हैं? एक निश्चित पथ पे हमेशा इसका ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए, ये रास्ते कैसे फैले हुए हैं? दीर्घ वृत्ताकार में। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते? कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध हमारा जो है ना, वो याद रखिएगा सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 88 डे लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सूर्य को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। देखो सब कुछ सेम ही है, बस वहां पे मतलब कि रहने लायक नहीं है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो हैं मतलब कि वो बौने ग्रह कहे जाएंगे। तो याद रखिए क्वेश्चन आया था, कब कब निर्णय लिया गया था? 6 अगस्त 2006 में, ठीक है, ये याद रखिएगा।
रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। देखो रात में हमें अच्छा ही लगता है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। ये चीज याद रखिएगा। पृथ्वी हमारी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। यह आकार में पांचवा है। देखो दूरी के अकॉर्डिंग मान लो ये सूर्य है तो यहाँ पे ये हुआ, ये तीसरा है, ठीक है, ये याद रखिएगा सूर्य से। लेकिन ये आकार में जब इसकी साइज या शेप की बात होगी तो ये 5वें नंबर का है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव के पास कैसी है? चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है, यानी जियोड शेप का कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब चंद्रमा को हम देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। यह इतना बड़ा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। और देखो ये कितना लंबा है, मतलब कितना दूर है हमारे यहाँ से। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो। देखो एक चीज और, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को मतलब सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को। अब प्रकाश की गति देखो, प्रकाश की गति लगभग कितने में मापी जाती है? प्रकाश की गति जो होती है लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड में होती है। इस गति के बावजूद देखो, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। याद रखिएगा, सूर्य हो गया इसका प्रकाश, तो ये मान लो हमारी पृथ्वी है, इसको आने में कितना टाइम लगेगा? वो पूरे लगेंगे 8 मिनट्स, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उपग्रह होता है। मानव निर्मित, जिसको कृत्रिम द्वारा मतलब मानव के द्वारा बनाया गया हो। जैसे अंतरिक्ष में कुछ उपस्थित भारतीय उपग्रह, उनके नाम याद रखिएगा, इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का लगभग चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा जो है हमारे चंदा मामा, वो पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाते हैं? 27 दिन में पूरा करते हैं। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखो एक ही भाग तो हम देख पाते हैं ना, बाकी पीछे का नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के अनुकूल नहीं, वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे एवं चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये देख लो, सूर्य हो गया, ये छोटा छोटा टुकड़ा हो गया जो चक्कर लगा रहा है पत्थर का, इसको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली मतलब चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह लाखों तारों का क्या है? समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा, मिल्की वे है। क्या है यह पट्टी जो है? आकाश गंगा। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पहले हमारा छोटा सा पृथ्वी, सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड, इस तरह से बना हुआ है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।